नमस्कार साथियों। ये सितंबर का महीना है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें दो दिनांक ऐसी हैं, 27 और 28 सितंबर, जिनका जिक्र बार बार एक महान व्यक्ति के जन्म दिवस के रूप में लोग लेते हैं। 27 और 28 सितंबर, ज़्यादातर लोग 28 सितंबर का जिक्र करते हैं। तो हम दिनांक के ऊपर बहस ना करते हुए हम ये मानेंगे कि ये वो महीना है जिस महीने में एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था, जिनका नाम था भगत सिंह। और भगत सिंह के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें जो मुख्यतः जो बातें याद आती हैं वो ये याद आती है कि 23 साल का नौजवान था जिसने लाला जी के मर्डर का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारा। एक ऐसा नौजवान जिसने असेंबली में बम फोड़ा और एक ऐसा नौजवान जो हंसते हुए बहादुरी के साथ इस देश के लिए फांसी के तख्ते पे झूल गया। लेकिन भगत सिंह इससे कहीं ज़्यादा है। भगत सिंह को अगर जानना है तो उनके विचारों को जानना जरूरी है। भगत सिंह को अगर जानना है तो उनके व्यक्तित्व को जानना जरूरी है। भगत सिंह के विचारों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके पास जो साधन है, क्योंकि भगत सिंह ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और ये आर्टिकल्स आपको भगत सिंह के सेलेक्टेड वर्क्स जो हैं या संकलित रचनाएं जो हैं भगत सिंह की, उसके अंदर मिल जाएंगे। डॉक्टर जगमोहन ने भी निकाला है इसको और भी कई लोगों ने, उनकी भतीजी वीरेंद्र संधू ने भी निकाला है भगत सिंह की रचनाओं के संकलन को। तो उसमें तरह तरह के आर्टिकल्स मिलते हैं और ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जो आज भी रिलेवेंट है। जैसे भगत सिंह ने का एक महत्वपूर्ण और बड़ा फेमस आर्टिकल है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि वो क्यों भगवान को नहीं मानते हैं। उनका एक आर्टिकल है सांप्रदायिक दंगे और उनका उपचार, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट नज़र आता है। एक उनका आर्टिकल है अछूत समस्या के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं। विश्व बंधुत्व के ऊपर उनका एक आर्टिकल है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनसे आप उनके विचारों को जान सकते हैं। दूसरा, उनके जो लेटर्स हैं, पत्र हैं, जो उन्होंने समय समय पर लिखे हैं लोगों को, उनको पढ़ के भी आप उनके विचारों को जान सकते हैं। जिसमें सुखदेव के साथ उनका एक प्रेम को लेकर के आपस में संवाद है पत्र के अंदर। एक उनका सुखदेव के साथ ही एक और संवाद है आत्महत्या के को सही माना जाए या गलत माना जाए, उसको लेकर के उनके बीच में एक संवाद है। तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं, ऐसे पत्र हैं जो उनके विचारों को बताते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उनकी अपनी डायरी, 404 पन्नों की एक डायरी है, जो आज भी आप तीन मूर्ति लाइब्रेरी के अंदर जो प्राइवेट पेपर सेक्शन है वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर भी उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे, और इवन उनका जो प्रोसीडिंग है मुकदमे की, उसके अंदर भी आप उनके विचारों को जान सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप उनके विचारों को जान सकते हैं। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में अगर हम बात करें तो उनके पत्रों के द्वारा भी उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू दिखते हैं। उनके दोस्तों के द्वारा उनके बारे में जो लिखा गया है उससे भी उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू दिखते हैं। अगर हम बात करें कि पढ़ाई को लेकर के, तो जो लिस्ट भगत सिंह के 404 पन्नों की डायरी में किताबों की मिलती है, जो कोट्स उन्होंने लिखे हुए हैं अलग अलग किताबों के, यकीन मानिए 23 साल तो छोड़िए, उनके बारे में पढ़ने से पहले मैंने उन किताबों के बारे में सुना भी नहीं था। तो एक 23 साल का नौजवान इतनी सारी किताबें पढ़ गया और उनको कोट भी कर गया अपनी डायरी के अंदर, ये अपने आप में बड़ा ही अचंभित करने वाला विषय है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें कि उनके जो दोस्त उनके बारे में लिखते हैं, कि जैसे जयदेव गुप्ता ने एक लिखा है उनके बारे में कि उनके पिता उनकी शादी करना चाहते थे और शादी से बचने के लिए वो कानपुर चले गए, वहाँ पत्रकारिता करने लगे गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ। और उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके पास कपड़े जो थे वो भी फटने लगे थे, तो उनका जो पगड़ी था वो अंगोछे का रूप ले लिया था। उनका जो कोट था उसने, कमीज फट चुकी थी, कोट ने कमीज की जगह ले ली थी। पतलून पजामे के जो बाइंचे थे उनको उन्होंने, कोट की आस्तीनें फट गई थी तो पजामे की जो बाइंचे थे उनको आस्तीन की जगह लगा लिया। पजामे की जगह उनकी चद्दर ने ले ली जिसको वो लुंगी से बांधे हुए थे। और कह रहे हैं कि ऐसी दयनीय अवस्था में भी उनकी कोट में की जेब में किताबें होती थी। तो आप ये सोचिए। और साथ ही आप अगर उनके कुछ पत्र देखें जो उन्होंने जयदेव गुप्ता को बाद में लिखे हैं, जेल से लिखे हैं, और जिसमें वो किताबों की मांग कर रहे हैं कि वो उन्हें
जेल में पढ़ने के लिए किताबें चाहिए। तो एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसे फांसी की सजा होने वाली है, उसका जीवन कभी भी अंत हो सकता है, उसके बावजूद भी वो पढ़ने की जिज्ञासा रख रहा है। तो पढ़ने को लेकर के वो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही पढ़ाकू किस्म के इंसान थे। और अगर हम उनके शौक के बारे में बात करें कि उनको क्या शौक थे, तो उनको सबसे ज़्यादा जो शौक था वो नौकायान का शौक था। उनके एक मित्र हैं शिव वर्मा, जिनकी एक पुस्तक आती है स्मृतियाँ। ये पुस्तक आपको तीमूर्ति लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी और आप खरीद भी सकते हैं। स्मृतियाँ में उन्होंने लिखा है कि कानपुर के अंदर वो किस तरह से गंगा के अंदर जो है चांदनी रात में नौकायान किया करते थे। इसके अलावा जो उन्हें शौक था वो था सिनेमा देखने का। और सिनेमा के बारे में एक और एक प्रसंग का जिक्र जो है उनके मित्र के द्वारा किया गया, और वो प्रसंग ये है कि उनको उस समय चवन्नी खाने के लिए मिलती थी, खाना खाने के लिए। और चवन्नी 2 टाइम के खाने के लिए, मतलब 1 टाइम का खाना नहीं, 2 टाइम के खाने के लिए चवन्नी चवन्नी करके उन्हें खाने मिलते थे। अब चाराना जो है, चाराना जो उनको खाना खाने के लिए मिला है, तो 2 आना सुबह का, 2 आना शाम के खाने का। अब वो उसको लेकर के घर से निकले हुए हैं और रास्ते में सिनेमा घर आता है, और उसमें एक टॉम अंकल की कुटिया करके सिनेमा है, वो लगी हुई है। इंग्लिश सिनेमा थी, और वो बेसिकली अमेरिका में जो हबशी हैं उनके ऊपर होने वाले अत्याचार और उनके स्वतंत्रता संघर्ष के ऊपर वो पिक्चर थी। और भगत सिंह अड़ गए कि उन्हें वो पिक्चर देखनी है। भगवान दास महार ने मना कर दिया कि वो उनको पैसा नहीं दे सकते, पर भगत सिंह ने कहा कि मैं तुमसे ये छीन लूंगा अगर तुम नहीं देना चाहते। तो फिर भगवान दास महार लिखते हैं कि क्योंकि उनकी भी देखने की इच्छा थी, तो उन्होंने वो पैसा उनको दे दिया, और ये कहते हुए दिया कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, तुमने मुझसे छीना है, कल को आजाद पूछेंगे तो जवाब तुम्हें देना है। भगत सिंह गए, 2 आने की टिकट लेने के 4 आने की टिकट लेने गए थे, और 8 आने की टिकट उठा करके ले आए। तो यानी दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था बंद। और पिक्चर देखी, वापस लौटे, लौट करके कहते हैं कि उन्होंने, भगत सिंह ने आजाद को इतने तरीके से उस सिनेमा के बारे में बताया और कहा कि देखिए कितनी क्रांतिकारी सिनेमा है। और लास्ट में उन्होंने सवाल दाग दिया कि क्या ये सिनेमा हर क्रांतिकारी को नहीं देखना चाहिए? तो आजाद ने कहा बिल्कुल देखना चाहिए। तो भगत सिंह ने कहा इसीलिए तो हम देख के आ गए। तो उन्होंने आजाद को कन्विंस कर दिया, और खाने के पैसे जो उनके पास से चले गए थे वो दोबारा से भी आजाद ने उन्होंने खाने के पैसे दे दिए। और उनके बारे में कहा जाता था कि एक बार चर्चा हो रही थी आगरा के अंदर कि कौन कैसा पकड़ा जाएगा, तो उनके बारे में कहा गया कि ये जब भी पकड़े जाएंगे सिनेमा देखते हुए पकड़े जाएंगे, और पुलिस वाले से कहेंगे कि अभी पकड़ भी लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, अब खेल तो पूरा देखने दो। तो आप ये देखिए कि उनको जीवंत व्यक्ति थे, हंसी मजाक बात करते थे। भगवान दास महार को ये कह के चिढ़ाया करते थे कि डार्विन का सिद्धांत बिल्कुल सही था, कि मैं बहुत दिनों से इंसान और बंदर के बीच की कड़ी, जो मिसिंग कड़ी है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और वो तुम ही हो, और तुम ही मिल गए हो मुझे। इवन भगवान दास महार गाते बहुत अच्छा थे, और कई बार भगत सिंह उनसे प्रार्थना कर करके, रिक्वेस्ट कर करके बोलते थे कि गाना सुनाओ, और फिर पीट करके बैठ जाते थे। तो भगवान दास महार कहते थे कि पीट क्यों कर रहे हो? तो कहते थे कि यार तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता, गाना सुन सकता। तो अपने दोस्तों को छेड़ना, मजाक करना भी उन्हें पसंद था। एक नेता के तौर पे हमेशा वो ये दिखाते थे कि वो सबके बराबर हैं। एक किताब है वे क्रांति के दिन, जो उनके किसी बहुत छोटे से साथी क्रांतिकारी, जो बहुत अननोन है, कोई उसका नाम भी नहीं जानता, काशीराम। ये किताब मुझे तीमूर्ति में ही किताबों को सर्च करते हुए मिली थी। तो काशीराम ने ये लिखा है, अपने जीवन के बारे में लिखा है कि कैसे वो उस ग्रुप का हिस्सा थे, और बहुत छोटा हिस्सा थे, बहुत ही छोटा, मतलब जो एक पूरी तरह से अननोन फिगर है, लेकिन उन्होंने भी अपनी बात लिखी है। और वो बताते हैं कि जब वो कपड़े धोते थे तो भगत सिंह बहुत बार उनके पास आके बैठ जाते थे और कहते थे ला मुझे दे, मैं कपड़े धोऊंगा, तुम ज़्यादा साबुन खराब करोगे। तो वहाँ पे साबुन खराब करना जो है वो महत्वपूर्ण नहीं था, वो बात इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो बात इम्पोर्टेंट ये थी कि वो काशीराम जैसे अपने साथी क्रांतिकारियों को दिखाना चाहते थे कि आप में और मुझ में कोई गैप नहीं है, कोई छोटा बड़ा वाली भावना नहीं। साथ ही साथ एक पारिवारिक सदस्य के रूप में बड़े भावुक भगत सिंह हमें देखने को मिलते हैं।
उनकी हमेशा अपने पिता की चिंता करना, उनको लगता था कि पिता जो है उनको लेकर कभी निश्चिंत नहीं हो पाए, उन्होंने हमेशा उन्हें तकलीफ़ दी है। अपने भाई को जब वो बलबीर को पत्र लिखते हैं, आखिरी पत्र लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कोई काम सीख लेना, जैसा पिता कहें वैसा करना, मैं तुम्हें बहुत मुसीबत में छोड़ के जा रहा हूँ। तो एक व्यक्ति जो अपना जीवन देश पे निछावर करने जा रहा है, वो अपने परिवार को लेकर के कितना भावुक है, अपने दोस्तों को लेकर बहुत भावुक थे कि जब जयदेव गुप्ता ने उन्हें जूतों की जोड़ी भेजी तो उनको फिर से पत्र लिखते हैं कि आप बत्तू के लिए यानी बटकेश्वर दत्त के लिए ऐसी ही जूतों की जोड़ी भेजिए, क्योंकि मैं अकेले जूते नहीं पहन पाऊंगा। दूसरी जेल में उनके मित्र हैं तो उनके लिए भी किताबें मंगवा रहे। तो जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, वो व्यक्ति भी अपने दोस्तों की परवाह कर रहा है। और गाने का बड़ा शौक था, बहुत अच्छा गाते थे। और ना आसफ अली लिखती हैं कि जब वो अपने पति आसफ अली, जो कि जिन्होंने भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त का केस लड़ा था, तो केस की प्रोसीडिंग के दौरान जो वो अपने पति के साथ जेल गई, तो उन्हें बहुत ही सुंदर मधुर स्वर सुनने को मिला। तो उस स्वर को पीछा करते करते जब वो पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जेल के अंदर भगत सिंह गा रहे हैं और अपनी ही बेड़ियों से तान दे रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्तित्व, जीवंत व्यक्तित्व, जो भावुक भी था, जो हंसता हंसाता भी था, जो सबको बराबरी का एहसास भी कराता था, जो अपने दोस्तों का मृत्यु के अंतिम द्वार तक पहुंचने के बावजूद भी ख्याल रखता था, और जो इस देश से बेइंतहा प्यार करता था। ऐसे भगत सिंह का जन्मदिन 27 और 28 सितंबर को है। हम सबको उन्हें उनके विचारों के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए याद करने की आवश्यकता है। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।